जिसको अगर उमर खालिद पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई के लिए अगर यह आंदोलन चलाए होते तो आज देश के सभी वर्गों के हीरो होते। लेकिन आज उमर खालिद को लोग मुसलमानों का हीरो कह रहे हैं। तो गलत क्या उमर खालिद ने? फिर अब आप हमको दूसरे, मैं अपने आने वाले नौजवानों को कुछ मैसेज देना चाहता हूँ। मजहबी मामलों में आप सड़क पर मत आइए, मजहबी मामलों को मजहबी रहनुमाओं के हवाले कीजिए और मजहबी रहनुमा सियासतदानों से लाइजनिंग करके उनसे मिलजुल कर उनको पटा कर उस मसले का हल करें। आप मस्जिद मंदिर के नाम पर, कब्रिस्तान के नाम पर, वक्फ के नाम पर, ट्रिपल तलाक के नाम पर, यूसीसी के नाम पर, यानी जितना डायरेक्ट मसला पर्सनल लॉज से टकराते हैं सबको लेकर आप सड़क पर आएंगे। लामहला न चाहकर एक दूसरा वर्ग जो हिंदू राष्ट्र यहाँ स्थापित करना चाहता है उसको आप मवाद फराहम कर देते हैं। उमर खालिद तो अधिकारों को लेकर सड़क पर आए थे ना। नहीं, उस सीए को डिफाइन ही गलत ढंग से किया गया। मैं तो आज फिर उसी बोल पर कायम हुआ। उस जमाने में भी मैं इंटरव्यू आपको देता था, आज भी मैं कह रहा हूँ, सीए हो या एनआरसी हो, ये सिर्फ एंटी मुस्लिम नहीं है भाई। ये मुसलमानों ने सड़क पे उतर के ये साबित कर दिया कि हाँ एंटी मुस्लिम है। मेरा दावा है और वो दावा साबित हो चुका आसाम में। आसाम में जब 19 लाख लोग एनआरसी के रजिस्टर से बाहर हो गए तो उसमें 14 लाख नॉन मुस्लिम थे, जबकि आसाम में मुसलमानों की आबादी बहुत बड़ी है। एक दूसरा, आसाम में हकीकत में 71 के उस क्रांति के बाद बहुत सारे लोग आए इधर, दोनों फैक्टर था। लेकिन हरियाणा में तो मुसलमान है ही नहीं, नाम मात्र का 5%। एनआरसी करा के देखो, सारे डोम आएंगे, चमार आएंगे, वाल्मीकि आएंगे, हलालखोर आएंगे, नट आएंगे, बक्खो आएंगे, डफाली। क्यों? इसलिए मैंने रामविलास पासवान जी अब दुनिया में नहीं है, मैंने उसी एनआरसी के समय में कहा था कि डोम हमारे बिहार में एक जाति है, डोम 90% डोम। मैं फिर कैमरे पर बोल रहा हूँ, सर्वे मैंने कर रखा है। 90% डोम जो सुअर पालते हैं, सड़कों पर झोपड़ी बना कर रहते हैं, प्रधानमंत्री आवास में रहते हैं, झुग्गी में रहते हैं, वो सब के सब लैंडलेस हैं, जिनके पास कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है, उनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है, उनके पास शिजरा नहीं है, ख़ानदान का शिजरा तक नहीं है। दादा कहाँ अंतिम संस्कार हुआ, बाप का कहाँ अंतिम नहीं पता। मुसहर जिसके नेता जीतन राम मांझी बोलते, 50% मुसहर लैंडलेस है, पासवान 20% लैंडलेस है। तो ये बात रामविलास पासवान जी ने स्वीकार किया और हमने कहा कि इसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो बड़ा फैक्टर है। एनआरसी में रेवेन्यू रिकॉर्ड में मुसलमान भी आएगा, 5-10% ये भी फंसेगा, लेकिन दलित 40% फंसेगा और आदिवासी 50-60% फंसेगा। इसलिए कि आदिवासी के बारे में सब जानते हैं, जंगल का मालिक है, मगर कागज पर नहीं है। रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है आदिवासियों के पास। पूरे झारखंड छत्तीसगढ़ घूम के आप सर्वे कर लेना, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड अगर दिखा दे। आंदोलन नहीं होने चाहिए फिर सड़कों पर? अरे तो जिसका जो ज्यादा इफेक्टेड था उसको ना लाना चाहिए था आगे। हमारा मानना था और आज भी मानना है कि दलित आदिवासी लीडरों को आगे आना चाहिए था, मुस्लिम उसके पीछे होते। पर यहाँ तो मुस्लिम आगे नहीं, मुस्लिम ही रहे। बाकी तो नंबर बनाने कोई चला गया मंच पे, उसका समाज नहीं गया। क्लियर बता रहा हूं, चंद्रशेखर चले गए, समाज नहीं गया। भानु प्रताप चले गए, समाज नहीं गया। गिने चुने लोग गए, उसका समाज नहीं गया। समाज सिर्फ मुस्लिम समाज था। समाज के नाम पर कुछ मदद करने और भीड़ लेकर कोई आया था तो पंजाब से कुछ सिखाए थे। अभी जो जेलों में बंद हैं, जिन पर कट्टरता का, देशद्रोह का, भड़काने का इत्यादि इत्यादि आरोप लगाया गया, इनकी गलती इतनी थी कि इनको नेतृत्व करना नहीं था, बल्कि नेता बनाकर उनके पीछे रहना था। और नेता होता आदिवासी, नेता होता एससी, ये होते पीछे। कभी सरकार चाह कर भी कुछ बिगाड़ न पाती और ये लड़ाई होती सच्ची, मज़ेदार वाली, बैकफुट पर लाने वाली और अंधभक्तों की नींद हराम करने वाली। लेकिन लड़ाई हो गई भाजपा को फिर से सत्ता सौंपने वाली। और आपको याद है माननीय गृह मंत्री ने कहा था, बटन ईवीएम का जब कमल पर दबाओगे तो शाहीन बाग में करंट लगेगा। क्यों साहब? शाहीन बाग क्या कर रहा था? एनआरसी का विरोध कर रहा था, ठीक है। और 19 में सारा सर्वे था कि मोदी जी नहीं आ रहे हैं, याद है आपको? और आ ही नहीं गए, वो 300 प्लस हो गए। फिर 24 में सर्वे आया कि नहीं आ रहे हैं, फिर आए। क्यों? कि यहाँ इतना ना दीन इस्लाम खतरे में डाल दिया जाता है कि भाजपा को ना आने दे। अभी देख लीजिएगा बिहार चुनाव में
ये अब फिर हो गया। फिर वो पर्सनल लॉ बोर्ड अभी एक मीटिंग कर चुकी गांधी मैदान में। अब वो सर्वे हो रहा कि इस मीटिंग से पोलराइजेशन थोड़ा कम हुआ तो एक और मीटिंग कर दिया जाए। आप इनडायरेक्टली खुद दूसरों को पोलराइज मत होने दीजिए। आपको भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस मुल्क में इशू बेस्ड डिबेट हो। आप सीधे मजहब के नाम पर एक दूसरे खाने में बांट देते हैं। सियासत भी उसी तरह की करते हैं, तिजारत भी उसी तरह की करते हैं, सहाफ़त भी उसी तरह की करते हैं, तकरीर भी उसी तरह की करते हैं। तो ये नहीं चलना। वक्फ को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना है, वक्फ के जो जायदाद हैं वो 2-3 तरह के। एक वक्फ बाय यूज़र फॉर रिलीजियस पर्पस, जिसमें कब्रिस्तान, मस्जिद, मदरसा, मज़ार, दरगाह, ईदगाह वगैरह वगैरह होते हैं। इससे आम मुसलमानों का सीधा संबंध होता है, आम मुसलमानों का, बिल्कुल आम, जिसकी बात बार बार सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं कि हम गरीब मुसलमानों को, फलां को रिलैक्सेशन देना चाहते हैं या उनको इसका लाभ पहुंचाना चाहते हैं। ये जो वक्फ बाय यूज़र फॉर रिलीजियस पर्पस है, ये 100% गरीब मुसलमानों की भावनाओं से, उनकी ज़रूरतों से इसका सीधा संबंध है। मस्जिद सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में ऐसी मस्जिदें हैं जो 400, 300, 200 साल पुरानी मस्जिदें हैं। कागजात नहीं है लेकिन वो प्रैक्टिस में है, मस्जिद है ऑलरेडी, सैकड़ों साल से है, लोग नमाज पढ़ रहे हैं। अब अगर आप उसको छेड़ते हैं तो किसी मुस्लिम लीडर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वक्फ के माल को लूटने वाले का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि आम मुसलमानों का बिगड़ेगा। और आम मुसलमान ना चाहकर भी उससे अफेक्टेड हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे, वो लड़ने झगड़ने, केस मुकदमे में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो मेरा शुरू से ये डिमांड था और आज भी मैं उसी पर कायम हूँ, जिस पर हमारे सरबराहान सीरियस नहीं हो पा रहे हैं। आपने इतने डिमांड्स कर दिए हैं कि सरकार भी उसको पूरा नहीं करेगी। और मैं समझता हूँ माननीय उच्चतम न्यायालय के इस अंतरिम आदेश से ये इशारा तो मिल ही गया कि अदालत ने भी ये बात कह दी कि सरकार के सारे फैसले को, जो दोनों सदनों से पास किया गया हो, कोर्ट नहीं बदल सकती है, मुमकिन नहीं है, और लोकतंत्र के लिए ये बेहतर भी नहीं है। अब लोग कट्टरता के साथ कोई सोच रहा हो तो सोचे, काबिलियत के एतबार पर किसी पढ़े लिखे लोगों से अगर आप पूछेंगे तो वो ये कहेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में दोनों सदनों को वो अधिकार प्राप्त हैं जिसको बहुत ज़्यादा चुनौती नहीं दी जा सकती है। गुंजाइश होती है जैसे महामहिम राष्ट्रपति महोदय हस्तक्षेप कर दें, माननीय उच्चतम न्यायालय भी कहीं ना कहीं कुछ गाइडलाइन जारी कर देती है, लेकिन सीधे सीधे उनके आदेशों को निरस्त करना ये माननीय उच्चतम न्यायालय के भी क्षेत्र अधिकार से मुझे लगता है बाहर की चीज़ है। अब सवाल ये पैदा होता कि आपने ये मांग की कि नॉन मुस्लिम इसमें नहीं आए। मैं भी सहमत था, मैं भी कह रहा था कि नॉन मुस्लिम नहीं आए, लेकिन अफसरान हैं, अगर कोई 1-2 अफसरान कहीं आ जाते हैं, और कई बार तो हमने देखा कि मुस्लिम अफसरान से, जो मुस्लिम अफसरान हैं उनसे ज़्यादा ईमानदार कई बार नॉन मुस्लिम अफसरान होते हैं। तो ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है, मुद्दा है, मुद्दा है। तो बड़ी डिमांड थी ना ये भी, मैं यही तो कह रहा हूँ। तुम्हारा क्या लेना देना, वक्त की प्रॉपर्टी में नॉन मुस्लिम अफसर क्यों रहेंगे, उनका क्या काम, मंदिरों में हम क्यों नहीं रहते, ये सब जो थे ये बहुत दमदार इशू नहीं थे हमारी नज़र में। मैं अपनी बात सिर्फ कर रहा हूँ। हाँ, ये आपत्तिजनक है कि हम ये कहें कि मुसलमान इस काबिल ही नहीं है, ये गलत बात है। वक्फ बोर्ड में 100% मुसलमानों को होना चाहिए, लेकिन चूंकि वक्फ बोर्ड सरकार के अधीन, बार बार मैं समझा रहा हूँ, और शायद भारत का मुसलमान समझ के भी ना समझ अगर बन रहा तो भाई उसका तो कोई इलाज नहीं। वक्फ की एक भी प्रॉपर्टी का मालिक ABCD कोई मुसलमान नहीं, वो उसके इस्तेमाल का सारा डिज़ाइन जो है वो वक्फ बोर्ड तैयार करता है। और वक्फ बोर्ड जिसमें लग जाए, शिक्षा बोर्ड, परीक्षा बोर्ड, बात समझ रहे हैं, ये बोर्ड लगने का मतलब वो सरकार की चीज़ है। तो बोर्ड, निगम, ये सारी चीज़ें सरकार के अधीन होती हैं। उसका चेयरमैन सरकार का आदमी होता, उसका CEO सरकार का आदमी होता, उसका संचालन सरकार करती है। लेकिन जिसके इस्तेमाल में है, और सरकार क्यों करती है, ताकि विवाद ना हो। जैसे वक्फ किसी ने कर दिया, 100 एकड़, 500 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़
1 एकड़ ज़मीन। उसने वक्फ करते समय ये कह दिया कि ये मदरसे के लिए, मैंने एजुकेशन के लिए मैं कर रहा हूँ या फलां के लिए कर रहा हूँ। उसका एक मुतवल्ली होगा, मुतवल्ली ट्रांसपेरेंट रहे, इसके लिए वक्फ बोर्ड होता है। मुतवल्ली बेलगाम ना हो जाए, इसके लिए वक्फ बोर्ड होता। समितियाँ होती हैं, कमेटियाँ होती हैं, उसका विजिट होता है, उसका ऑडिट होता है, उसका सारा हिसाब किताब लिया जाता है। तो ये इसके लिए, तो इसमें नॉन मुस्लिम ना हो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि खुद वक्त के प्रॉपर्टी पे जो डिस्प्यूट है, उस डिस्प्यूट में 2 मुसलमान के बीच जो डिस्प्यूट है, उसमें भी वकील जो रखेगा पार्टी, वो किसको रखेगा इसकी तो कहीं वजाहत है ही नहीं। इसमें आज तक नहीं वजाहत है। वो मेरी मर्जी, मैं कपिल सिब्बल को रखवाऊँ, इन लोग रखते भी हैं। वक्फ बोर्ड की लड़ाई के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वकील कौन है? कौन है वकील? यही है जिनका नाम दिया। क्यों है? मुसलमान वकील क्यों नहीं? भाई जब बात हिंदू मुसलमान की होगी तो ये भी बात, मतलब नैतिकता है, ये लॉजिक ये कहता है कि फिर आपका तो वकील भी मुसलमान होना चाहिए, फिर तो आपका डॉक्टर भी मुसलमान होना चाहिए। ये बहुत दमदार तर्क नहीं है। मसला जो सबसे ज़्यादा दमदार है, जिससे दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े और उलझन पैदा होने वाले हैं, वो है वक्फ बाय यूज़र फॉर रिलीजियस। वक्फ बाय यूज़र जो है फॉर रिलीजियस पर्पस, जो चीज़ें हैं, जो मजहब के कामों से सीधे जिसका जुड़ाव है, मस्जिद, मदरसे, इमाम बाड़े, दरगाह, खानका, कब्रिस्तान और ईदगाह, ये चीज़ें आम मुसलमानों से सीधा इनका रिश्ता है। इसमें सरकार क्लीन चिट अगर दे कि भाई इसको नहीं छेड़ा जाएगा, इसके अलावा सरकार जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो शॉपिंग कम्प्लेक्स हैं, मॉल हैं, या और भी जो इनकम के सोर्सेज हैं, उस पर अगर सरकार निगरानी रखती है, सख्ती बरतती है, उसके लिए कोई कानून लाती है, उसमें अगर नॉन मुस्लिम अफसरान भी आते हैं, मैं बहैसियत एक आम भारतीय मुसलमान होने के ये कह सकता हूँ, ये बहुत ज़्यादा आपत्ति का विषय नहीं है। लेकिन ये आपत्ति का विषय है, ये भविष्य में एक दंगे को, एक विवाद को, एक तनाव को मतलब बरकरार रखने का विषय हो जाएगा अगर वक्फ बाय यूज़र के बारे में क्लियर कंसेप्ट सामने नहीं आता है। तो वक्फ बाय यूज़र फॉर रिलीजियस प्रैक्टिस में मेरा सीधा सीधा मानना है कि सरकार से सभी लोगों को, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को भी, सभी मुस्लिम तंजीमों को भी सीधे सीधे ये मांग करना चाहिए कि इसमें आपको सुधार कर देना चाहिए। अब तीसरा सवाल आया कि जी कलेक्टर जो अधिकार उनको दिए गए थे, जो अख्तियार दिए गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। देखिए, कलेक्टर भी सरकार का ही बॉडी है, सरकार का ही कारिंदा है, और वही कलेक्टर कहीं ना कहीं जाके सीईओ भी बन जाता है। आपको पता है कि आईएएस रैंक के ही अक्सर सीईओ होते हैं वक्फ बोर्ड में। तो आप एक को, मैं बेगूसराय ज़िला का हूँ, बिहार का। मेरे ज़िला में किसी ज़माने में अमित खरे, मराठी नाम से आप समझ गए होंगे, अमित खरे जिला अधिकारी थे। मेरे ज़िला में अमित खरे जिला अधिकारी थे, और आज वो प्रधानमंत्री कार्यालय में सचिव हैं। फ़र्क समझिए, आज से 15-20 साल पहले वो हमारे ज़िला के डीएम थे, अब किसी विभाग में वो सचिव होंगे। वही लोग सचिव होंगे, वही लोग सीईओ होंगे, वही लोग निगम को चलाएंगे, वही लोग बोर्ड को चलाएंगे। तो ये भी हमारे लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इशू है बट सीरियस नहीं है। जो सीरियस इशू है उसको एकदम क्लियर समझना है। वो आज भी, कल भी और भविष्य में भी वक्फ बाय यूज़र फॉर रिलीजियस प्रैक्टिस, मैं बार बार कर रहा हूँ, धर्म के काम में इस्तेमाल होने वाले वो वक्त की ज़मीनें जिसका इस्तेमाल सदियों से हो रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि उसको मुक्त किया जाए सरकार के पेच से। ये पेच है, दाव पेच में रहेगा तो फिर संगठन वाले आएंगे, फिर वो सरकार इसको तो मना कर रही है ना। सरकार मना कर रही है। सरकार अप्रत्यक्ष रूप से इस कानून के तहत उन मस्जिदों, उन ईदगाहों, उन कब्रिस्तानों, उन इमाम बाड़ों को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने के लिए, डिस्टर्ब मैं शब्द कर रहा हूँ, मेरा एक अलग अंदाज होता, भविष्य में फसाद को बरकरार रखने के लिए,
भविष्य में टेंशन को बनाए रखने के लिए ये इसके अधीन लाइए। मैं आज फिर आपके कैमरे के माध्यम से, चैनल के माध्यम से पूरे देश के लीडरों और जो रिलीजियस लीडर हैं उनसे भी, मैं मजहबी रहनुमाओं से भी, कि आप सबसे बड़ी आवाज़ आपकी जो हो, मजबूत आवाज़ जो आपकी हो, वो ये हो कि वक्फ बाय यूज़र वाला मामला हमारा नहीं चलिए। सड़क पर लड़ाई लड़नी चाहिए। नहीं, सड़क पर ही नहीं आना चाहिए था हमें। पहली बात, सड़क पर जो पहले आए, जितने धरने प्रदर्शन हुए, मैं उसका समर्थक नहीं हूँ। तमाम मामलों को सड़क पर लाकर, मजहबी मामलों को सड़क पर आइए, बिजली के लिए, पानी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सड़क के लिए, जल आपूर्ति के लिए, बाढ़ से मुक्ति के लिए, सुखाड़ से मुक्ति के लिए सड़क पर आइए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए सड़क पर आइए, पेपर लीक रोकने के लिए सड़क पर आइए। मजहबी मामलों को लेकर सड़क पर मत आइए। मजहबी मामलों के लिए लाइजनिंग की जाती है, माइंड सेट तैयार किया जाता है। मजहबी मामलों को अदालत में अटका कर रखिए। चूंकि सरकार की मंशा साफ है कि आपको मजहबी मामलों में सड़क पर बुलाना चाहती है, तो मुसलमानों में आने वाले 100 साल तक न मौलाना आज़ाद पैदा होंगे, न अन्ना हज़ारे पैदा होंगे, न जेपी पैदा होंगे, न बीपी पैदा होंगे। यानी कि क्रांतिकारी नेता ही पैदा नहीं होगा। शर्जील इमाम पैदा हो जाएगा, जिसको 5 साल से जेल में रख लिया गया। उमर खालिद पैदा हो जाएगा। जो तैयारी हो रही है सड़कों पर उतरने की, इसको कैसे देख रहे हैं? ये भी गलत हो रही है। सड़कों पर क्या मतलब है? अभी जो अंतरिम आदेश आया है, आप रिव्यू पिटीशन फिर लगाइए। आप कोशिश कीजिए कि कोर्ट में हम फिर कुछ नई बात लेकर जाएं, कोर्ट से और आग्रह करें, रिक्वेस्ट करें। एक तो ये मुद्दा है। दूसरा है कि अभी इसके इम्तहान और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं। दुनिया खत्म नहीं हो रही ना मोदी जी के साथ। मोदी जी मर जाएंगे तो भारत खत्म हो जाएगा? बताओ आप, खत्म होगा? नहीं होगा ना। जवाहरलाल नेहरू मर गए तो भारत खत्म हो गया, इंदिरा गांधी मर गई तो भारत खत्म। कानून बनाने की प्रक्रिया सदैव चलती रहेगी। आपको एक ऐसी लॉबी तैयार करनी चाहिए जो नेक्स्ट सरकार अगर आए, या फिर भाजपा की ही अगर मोदी जी के अलावा कोई प्रधानमंत्री आए, आप ज़हन साजी क्यों नहीं कर सकते? आपके पास कोई बेस्ट मोटिवेटर नहीं है क्या? सिर्फ आपके पास मंचों पर चिल्लाकर मुस्लिम नौजवानों को वरगलाकर, जोश में लाकर, नारा लगवाकर पोलराइज करने का ही फार्मूला है क्या? एक फार्मूला ऐसा भी मुल्क में होना चाहिए कि हम उन लीडरों को जिनका जहन ख़राब है हमारे ताल्लुक़ से, उनकी जहन साजी भी हम कर सकें, उनके सामने फैक्ट रख सकें, उनको हम भविष्य के उन तमाम ख़तरात, उन तमाम इससे हम अवगत करा सकें, संतुष्ट करा पाएँ कि हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। ये सारी कमियां जो हमारे अंदर हैं, उसका खमियाजा हमारे लोग भुगत रहे हैं।